हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, जो कि हमारा बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, इसमें देखिए शारीरिक शिक्षा का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग शारीरिक शिक्षा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग शारीरिक शिक्षा का अर्थ देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग होता है, फिर इसकी अवधारणा मतलब इसका क्या कंसेप्ट है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग शारीरिक शिक्षा के बारे में जो गलत अवधारणाएं हैं लोगों के अंदर, भ्रांतियाँ, जो मिसकंसेप्शन है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसकी क्या ज़रूरत है, क्या इसका फ़ायदा है और इसके उद्देश्य हैं। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको हमारी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ देखते हैं और इसकी अवधारणा देखते हैं। देखिए, शारीरिक शिक्षा शब्द सुनते ही हमारे माइंड में ये आता है कि भाई ये तो एक्सरसाइज हो गया, योगा या खेलकूद से जुड़ा हुआ है, पर ऐसा नहीं है। शारीरिक शिक्षा जो है एक ब्रॉड कंसेप्ट है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं और इसके ज़रिए हम लोग बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करते हैं। इसके ज़रिए देखिए, केवल शारीरिक विकास नहीं होता है, शारीरिक शिक्षा के ज़रिए हम लोग बच्चे का मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। खेलों से देखिए बच्चों में सहयोग की भावना, नेतृत्व की भावना, भाईचारे की भावना, ईमानदारी, बहुत सारे गुण बच्चे के अंदर डेवलप होते हैं। तो खेलों से देखिए बच्चे आगे, यदि किसी खेल में अच्छे हैं, उनकी रुचि है, तो वे देखिए आजीविका के साधन के रूप में भी खेलों को अपना सकते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यदि कोई बच्चा फिजिकली फिट है तो वो मेंटली भी स्ट्रोंग होगा, और तो फिजिकल स्ट्रोंग होने के काफ़ी बेनिफिट होते हैं। तो देखिए, आज का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आज के टाइम पर ज़्यादातर जो वर्क होते हैं, देखिए हम लोग आज के टाइम में क्या है, माइंड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो शरीर का कम यूज़ करते हैं। पहले इसका उल्टा होता था। यदि हम कुछ साल बैक में जाते हैं तो पहले हमारे जो दादा परदादा हुए हैं, उनका जो दौर था, उस टाइम पर लोग माइंड का कम यूज़ करते थे, शरीर का ज़्यादा यूज़ करते थे। आज इसका उल्टा हो गया है। तो आज के टाइम पर यदि हम लोग बच्चों को देखते हैं तो मेंटली तो स्ट्रोंग है, पर फिजिकली इतने ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है। हमारे टाइम की, यदि मैं अपने टाइम की बात करता हूँ, तो हम लोग स्कूल से आने के बाद या स्कूल में भी खेलकूद में मतलब पार्टिसिपेट करते थे, क्रिकेट खेलते थे या और भी जो गेम होते हैं वे खेलते थे। पर आज के टाइम पर आप लोग देखेंगे स्कूल से आने के बाद बच्चे फ़ोन में ही घुसे रहते हैं, फ़ोन में ही गेम खेलते हैं। तो क्या है, आज का जो टाइम है वो फिजिकली एक्टिव नहीं है। आज के टाइम पर जो बच्चे हैं वो फिजिकली एक्टिव नहीं है। तो स्कूल के अंदर देखिए, स्कूल का एक कर्तव्य बनता है कि भाई बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, हमें बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हमें करना है। होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं हम लोग, वो हमारा जो है टारगेट होता है स्कूलों का। तो हमें बच्चे का सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर तरह से बच्चे का विकास करना होता है। तो चलिए अब हम लोग इसको मैटर को पढ़ते हैं। आज मानव का जीवन देखिए, आज हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल जटिल है, कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। हर तरफ हमें क्या है, संघर्ष और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये हमारे जीवन में हर तरफ आप लोग देखेंगे संघर्ष, समस्याएं ये भरी पड़ी हैं।
तो इससे क्या है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो मस्तिष्क है वो तनावग्रस्त रहता है, हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं। आज के टाइम पर क्या है, जीवन के ज़्यादातर जो काम है वो मशीनों से होने लगे हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या है, शारीरिक रूप से जो सक्रिय होने का मौका हमें कमी मिलता है। मतलब आजकल हम माइंड से ही ज़्यादा काम करते हैं, फिजिकली एक्टिव होने का हमें कम ही मौका मिलता है। और शारीरिक सक्रियता कम होने के कारण दिन ब दिन शारीरिक शक्ति क्षीण होती जा रही है। मतलब हमारी जो शारीरिक शक्ति है वो घटती जा रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि हम लोग उसका यूज़ करते ही नहीं, हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते, तो फिर हमारी जो फिजिकल पावर है वो घटती जा रही है। ऐसे में आज स्कूलों की प्रथम एक ये फर्स्ट ड्यूटी हो गई है, स्कूलों का प्रथम कर्तव्य हो गया है कि वह छात्रों के केवल मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक विकास के लिए ही प्रयत्नशील ना हो, बल्कि उनके शारीरिक विकास का भी पूर्ण ध्यान रखे, उसके लिए कार्य योजना बनाए। तो आज स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ड्यूटी बनती है कि भाई बच्चे का केवल सामाजिक, मानसिक या भावात्मक विकास नहीं कराना, इसके साथ साथ बच्चे के शारीरिक विकास का भी ध्यान रखना है। इसके लिए स्कूल में प्लानिंग करनी है, स्कूल में स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी करानी है ताकि बच्चे का शारीरिक विकास हो सके। यह कार्य केवल शारीरिक शिक्षा द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है। यदि हम लोग बच्चे का शारीरिक विकास करना चाहते हैं तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, शारीरिक शिक्षा के द्वारा हम लोग ऐसा कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा की कार्य योजना बनाने से पहले देखिए, जब हम लोग शारीरिक शिक्षा की प्लानिंग करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ बातें जाननी चाहिए, हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। जैसे कि हमें ये पता होना चाहिए कि शारीरिक शिक्षा क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, हमें इसका अर्थ और इसकी अवधारणा के बारे में ज्ञान होना चाहिए। देखिए, यदि हम लोग संकुचित अर्थ में देखते हैं, मतलब नैरो मीनिंग इसका देखते हैं, तो शारीरिक अंगों के विकास को शारीरिक शिक्षा मान लिया जाता है। संकुचित अर्थ में शारीरिक अंगों के विकास को शारीरिक शिक्षा मान लिया जाता है, परंतु ऐसा मानना उचित नहीं है। शारीरिक शिक्षा तो सामान्य शिक्षा का ही भाग है, जो हम नॉर्मल शिक्षा लेते हैं उसी का ये पार्ट है। सामान्य शिक्षा की तरह ही जो शारीरिक शिक्षा है वो बच्चे का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने वाली शिक्षा है। बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने वाली शिक्षा है। हम शारीरिक शिक्षा के लिए विद्यालय में जो कार्यक्रम बनाते हैं उनसे बच्चे का केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता, बल्कि उससे बच्चे का क्या क्या विकास होता है, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास होता है। मतलब शारीरिक शिक्षा के लिए हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं स्कूल में, उससे केवल फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है, उससे बच्चे का मानसिक, सामाजिक, भावात्मक विकास भी होता है। बच्चे में देखिए आदर्श नागरिक, यहाँ पे न है, आदर्श नागरिक के गुणों को विकसित किया जाता है। अब देखिए, अलग अलग विद्वानों ने शारीरिक शिक्षा की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो आप लोग ये डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज इंटरनेट पर आप लोग सर्च करके कोई भी 2 डेफिनेशन आपको अपने एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर लिखनी होती है, तो जो भी 2 डेफिनेशन आपको ईजी लगे आप लोग लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर J.F. विलियम्स एवं C.L. ब्राउनेल। इन्होंने शारीरिक शिक्षा के बारे में क्या कहा है, शारीरिक शिक्षा मानव की शारीरिक गतिविधियों का एक सामूहिक समूह है, जिसे विशेष दशा में अपनाकर किसी फल प्राप्ति के लिए संचालित किया जाता है। अगली है शर्मन के अनुसार, शारीरिक शिक्षा मोटर एक्टिविटी और उससे संबंधित माध्यमों से दी जाने वाली शिक्षा है। इसके अलावा देखिए एक ये और है, इसको तो मैं आपको बोलूँगा ही नहीं कि इसको पढ़िए, क्योंकि काफ़ी लंबी है, ये आप छोड़ देना इसको। फिर देखिए शिक्षा मंत्रालय ने इसके बारे में क्या बताया है, ये भी आप लोग छोड़ देना। आपको केवल 2 करनी है, आप लोग ज़रूरी नहीं है ये करना, आप लोग इंटरनेट से भी डेफिनेशन ढूंढ सकते हैं, कोई भी 2 डेफिनेशन
आपको लर्न कर लेनी है। ये 2 मुझे सही लगी तो मैंने ये दोनों आपको बता दी हैं। ये वाली भी शॉर्ट में ही आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी पढ़ सकते हैं, पर मुझे ये सही नहीं लगी है, इस वजह से मैं यहाँ पर इसको छुड़वा रहा हूँ। इसके बाद देखिए, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों जैसे ड्रिल, व्यायाम, जिम्नास्टिक, विभिन्न खेलों आदि के माध्यम से दी गई वह शिक्षा है जिसके द्वारा बालक के शरीर को सुडौल, स्वास्थ्य एवं हष्टपुष्ट बनाने के साथ साथ उसके मन मस्तिष्क तथा आत्मा को स्वस्थ अर्थात अनुशासित एवं सबल बनाकर व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान की जाती है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा के बारे में जो मिसकंसेप्शन है, जो भ्रांतियां हैं या जो अफवाहें हैं, अफवाहें, भ्रांतियां या गलत अवधारणाएं, शारीरिक शिक्षा के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। एक धारणा पर असहमति के कारण इसके बारे में अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं, या आप लोग सीधा ये लिख सकते हैं कि इसके बारे में विद्वानों के अलग अलग विचार हैं और इसके बारे में निम्नलिखित भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार से है। पहली भ्रांति है शारीरिक शिक्षा शारीरिक प्रशिक्षण है। हम लोग ये मान लेते हैं कि इसमें तो केवल शरीर को ही ट्रेनिंग दी जाती है, पर ऐसा नहीं है। इससे शरीर के विकास के अलावा हमारा मानसिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास भी होता है। बौद्धिक और मानसिक तो एक ही हो गया, इसके अलावा तो मानसिक हो गया, भावनात्मक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, तो बहुत तरह का विकास इसके ज़रिए होता है। लोगों में यह आम भ्रांति है कि शारीरिक प्रशिक्षण मतलब जो फिजिकल ट्रेनिंग है वही शारीरिक शिक्षा है, लेकिन उनका जो ये विचार है ये ठीक नहीं है। क्योंकि प्रशिक्षण, देखिए, जब ट्रेनिंग होती है उसकी एक खास बात होती है कि जिस कौशल या जिस स्किल के विकास के लिए ट्रेनिंग दी जाती है उससे केवल उसी स्किल का विकास होता है या उसी का ध्यान रखा जाता है, अन्य का नहीं। जबकि शारीरिक शिक्षा में विभिन्न व्यायाम, खेल आदि का अभ्यास करा करके उसमें कुशल तो बनाया ही जाता है, साथ ही इन क्रियाओं के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने का भी प्रयास किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि शारीरिक प्रशिक्षण शारीरिक शिक्षा नहीं है। इसके बाद देखिए, शारीरिक संस्कृति ही शारीरिक शिक्षा है। दूसरी जो भ्रांति है वो ये है, कुछ लोगों की आम धारणा है कि शारीरिक संस्कृति ही शारीरिक शिक्षा है। उनके अनुसार क्या है, जिम्नास्टिक क्रियाओं का अभ्यास ही शारीरिक शिक्षा है, क्योंकि जिम्नास्टिक क्रियाओं में शरीर की सुडौलता, लचीलापन आदि पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इससे शरीर सुडौल एवं आकर्षक बनता है, इसे ही वे शारीरिक शिक्षा मानते हैं, परंतु ऐसा सोचना उचित नहीं है। आकर्षक व्यक्तित्व वाले शरीर के साथ मन तथा आत्मा की सुंदरता भी जरूरी होती है, जो केवल शारीरिक शिक्षा की विभिन्न क्रियाओं और कार्यक्रम के द्वारा बालकों में विकसित होती है। इसके बाद अगली भ्रांति है, शारीरिक शिक्षा केवल खेल है। कुछ लोगों के विचार में शारीरिक शिक्षा खेल है। स्कूलों में प्राय शारीरिक शिक्षा के कालांश मतलब इस शारीरिक शिक्षा का जो पीरियड होता है उसमें बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार अलग अलग तरह के खेलों में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाती है। देखिए, जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर होता है वो बच्चों के अलग अलग ग्रुप बनाकर उनको खिलाता है, फिर उनको देखता है। अर्थात एक ही कालांश में देखिए, जब वो पीरियड होता है तो पूरी क्लास में देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ 50, 100 या इससे ज़्यादा, मतलब पूरी क्लास के बच्चों को खिलाता है और फिर
जब घंटी बज जाती है तो कालांश समाप्त हो जाता है। खेलते हुए बच्चों को देखना या बीच बीच में कोई निर्देश देना वास्तव में शारीरिक शिक्षा नहीं है। मतलब खाली बच्चों को हमें जब क्या नाम है फिजिकल एजुकेशन की क्लास आती है या जब उसका पीरियड आता है तो बच्चों को केवल खिला दिया, हमने बच्चों को एक्टिविटी करा दी, ये नहीं है इसमें शामिल। शारीरिक शिक्षा तो देखिए इससे बड़ी है। ये नहीं है कि भाई आज क्रिकेट खिला दिया, आज खो खो खिला दी, आज कबड्डी करा दी। तो इसके अंदर ये एक बड़ा कंसेप्ट है। इसमें इससे जो है और भी ज़्यादा जो है इसके अंदर चीज़ें शामिल हैं। आगे देखिए, अगली जो भ्रांति है वो ये है कि शारीरिक शिक्षा शारीरिक विज्ञान की शिक्षा है, कि भाई इसमें तो शरीर के बारे में ही पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है, शरीर के बारे में पढ़ना होता है पर हमें बेसिक चीज़ें पढ़नी होती है। ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। ज़्यादा डेप्थ में देखिए फिजियोलॉजी के अंदर ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें बताई जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शारीरिक शिक्षा में शरीर को सबल बनाने, हष्ट-पुष्ट रखने, सब सुडौलता प्रदान करने की बात कही जाती है, जिसके लिए बच्चों को शरीर के विभिन्न अवयवों, संस्थानों आदि का ज्ञान देना आवश्यक हो जाता है। मतलब हमारे शरीर के जो अलग अलग क्या नाम है सिस्टम है, जैसे नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारे शरीर के जो अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग अवयव हैं, इनका ज्ञान देना है। अतः शारीरिक शिक्षा में शारीरिक विज्ञान की शिक्षा, देखिए शारीरिक विज्ञान की शिक्षा इसके अंदर दी जाती है। हमारे शरीर के बारे में भी चीज़ें बताई जाती हैं और इसलिए यह शरीर विज्ञान की शिक्षा है। शरीर विज्ञान की शिक्षा इसमें दी जाती है, शरीर विज्ञान की शिक्षा है, परंतु यह ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? यह बात तो सत्य है कि शारीरिक शिक्षा में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को आयोजित करते समय बच्चों को ज़रूरत के हिसाब से शरीर के विज्ञान के बारे में बताया जाता है, परंतु देखिए डिटेल में नहीं बताया जाता, संक्षेप में बताया जाता है, विस्तार में नहीं। यह कार्य तो फिजियोलॉजी जो शरीर विज्ञान की अलग से ब्रांच होती है साइंस की, उसके अंतर्गत विषय के रूप में बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अतः शारीरिक शिक्षा को शारीरिक विज्ञान की शिक्षा मानना उचित नहीं है। अब देखिए हमने जितनी भी भ्रांतियाँ पढ़ी हैं उससे क्या निष्कर्ष निकलता है या उससे क्या अर्थ निकलता है। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा का अर्थ देखिए, न तो केवल ड्रिल कराना है, मतलब केवल प्रैक्टिस कराना है, ना क्लासरूम में शरीर विज्ञान के बारे में ज्ञान देना है, न केवल शारीरिक प्रशिक्षण तक सीमित है, न केवल शरीर को सुडौल बनाने वाले शारीरिक संस्कृति इसकी सीमा है। यह न केवल जिम्नास्टिक आदि क्रियाओं तक अपने आप को बांधे रखती है, न केवल विभिन्न स्पोर्ट्स या खेलकूद तक अपने आप को सीमित रखती है। अतः कुछ विद्वानों की यह धारणा है कि शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण है, यह क्या है, शारीरिक संस्कृति है, सामूहिक ड्रिल है, जिम्नास्टिक है, खेलकूद है आदि सभी क्या है, ये निर्मूल सिद्ध हो जाती है। मतलब ऊपर हमने जितने भी पॉइंट पढ़े हैं वे सारे निर्मूल सिद्ध हो जाते हैं, या सारे क्या है भ्रांतियाँ जो हैं सारी ये गलत सिद्ध हो जाती हैं, सारी की सारी भ्रांतियाँ सिद्ध हो जाती हैं। ये बातें, ये सभी क्रियाएं तो शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के अभिन्न अंग है, मतलब इसके पार्ट हैं जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। इसमें भाग लेने से देखिए, अब इन सब में भाग लेने से बच्चे के शरीर, मन, आत्मा, उसके जो संवेग, जो इमोशन है बच्चे के, उनका विकास उचित ढंग से होता है। अब देखिए यदि हम लोग शॉर्ट में कहें, संक्षेप में कहें, तो शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाकलापों के द्वारा बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व अर्थात शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पक्षों को विकसित किया जाता है। अब देखिए माध्यमिक आयोग ने शारीरिक शिक्षा के बारे में क्या कहा है। माध्यमिक आयोग की रिपोर्ट में शारीरिक शिक्षा के सही स्वरूप को इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है।
तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आवश्यक अंग है। शारीरिक शिक्षा केवल ड्रिल व नियमित व्यायाम से कहीं अधिक विस्तृत है। इसमें सभी प्रकार के वे शारीरिक खेल व क्रियाएं सम्मिलित हैं जिससे मानसिक व शारीरिक विकास होता है। इसके बाद ये सेम डेफिनेशन सेकेंडरी एजुकेशन रिपोर्ट की इंग्लिश में है, आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अभी देखिए हम लोग हिंदी में आपके लिए वीडियो ला रहे हैं तो इसको हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। वैसे बीएड में मेरे जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश और सोशल साइंस है, तो इंग्लिश में मैं वीडियो जानबूझकर नहीं बनाता हूँ क्योंकि इंग्लिश की वीडियो मुझे लगता है काफ़ी है, हिंदी में कंटेंट कम मिलता है बच्चों को। अब देखिए 2 डेफिनेशन काफ़ी होती हैं, वैसे तो ये भी आपको इतना मैटर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वैसे डिटेल में बता रहा हूँ। आपको जब हमने ऊपर उसकी अवधारणा पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने 2 डेफिनेशन पढ़ी थी, वे उन्हीं से आपका काम चल जाएगा। तो आप लोग इनको पढ़ भी सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। चलिए एक और पढ़ेंगे, इसके बाद फिर इसकी ज़रूरत देखेंगे। देखिए शारीरिक शिक्षा को खेल, व्यायाम या दौड़ से बहुत कुछ बताते हुए यूएसए के भूतपूर्व निर्देशक हैं हेनरी मिनली, इन्होंने शारीरिक शिक्षा के बारे में क्या बताया है। शारीरिक शिक्षा स्वतंत्र खेल, फिर कोमा है व्यायाम या दौड़ो आदि से कहीं बड़ी है, यह शिक्षा है। अब देखिए इसकी ज़रूरत क्या है, फिजिकल एजुकेशन की क्या ज़रूरत है, हम लोग क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को। इस बात से सभी सहमत हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। बच्चे को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक सभी दृष्टि से विकसित कर एक पूर्ण और विवेकयुक्त हष्टपुष्ट नागरिक बनाना, जिससे वह अपने सभी कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह पूरी सामर्थ्य व योग्यता के साथ कर सके। शिक्षा का ये उद्देश्य होता है। कुल मिलाकर बात यह है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना होता है। तो देखिए इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बच्चों में उचित शारीरिक क्षमता का होना भी जरूरी है। शारीरिक स्वरूप से स्वस्थ व्यक्ति ही न केवल, देखिए यदि कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ है वो न केवल अपनी खुद की रक्षा करने में समर्थ होता है बल्कि वो दूसरों की रक्षा भी कर सकता है। और देखिए वो दूसरों से ज़्यादा समय तक बिना थके हुए किसी मानसिक तनाव के अपने सभी कार्य को संपन्न कर सकता है। मतलब यदि कोई फिजिकली फिट है तो वो बिना थके लंबे समय तक काम कर सकता है। स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति ही कार्य को उत्साहपूर्ण संपन्न कर सकते हैं। इसीलिए देखिए सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ये महान फिलोसोफर हैं। इन्होंने शारीरिक शिक्षा को मानव के विकास के लिए जरूरी माना है। और प्रसिद्ध विद्वान देखिए रूसो ने, ये रूसो जो थे ये प्रकृतिवादी थे। इन्होंने स्वस्थ शिक्षा की ज़रूरत पर बल डालते हुए इन्होंने क्या कहा है, स्वस्थ शरीर होने पर ही मन की कार्यविधि सुगम तथा सुनिश्चित होती है। फिर फ्रोबेल ने देखे खेल विधि के जनक इनको माना जाता है। इन्होंने क्या कहा है, यदि हम व्यक्ति का संपूर्ण विकास चाहते हैं तो हमें उसके सभी अंगों का व्यायाम करना आवश्यक है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होते हुए भी किसी काम को किसी काम को करते हुए जल्दी बच्चा थक जाता है, बच्चे को थकान फील होती है। इसका कारण यह होता है कि उसकी जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हैं। उसमें देखिए उसकी जो मसल्स हैं उनमें काम करने जो सहन शक्ति है उसकी कमी है। वो थोड़ा सा काम करते हैं उनमें पेन हो जाता है, वे थक जाते हैं।
उसकी इस दुर्बलता, शारीरिक असहिष्णुता और जल्दी थकावट का अनुभव करने की स्थिति शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव कराती है। यदि हम लोग मतलब बच्चे में ये प्रॉब्लम है, हम लोग उसको शारीरिक शिक्षा देते हैं या उसको कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं तो बच्चा क्या होगा, उसका वो फिजिकली भी स्ट्रांग हो जाएगा। अब देखिए हमारे देश में यदि हम लोग प्राचीन काल में देखते हैं तो प्राचीन काल से ही शारीरिक शिक्षा पर अत्यंत बल दिया जाता रहा है। जब हमारे देश में देखिए शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, आश्रमों में दी जाती थी, उस टाइम पर देखिए प्रकृति के खुले वातावरण में बच्चों को क्या है पूरा टाइम बिताना होता था। वहाँ पर जो शिष्य होते थे वो अनेक प्रकार की यौगिक क्रियाएं या यौगिक आसन, इन सब की बच्चे उस टाइम पर प्रैक्टिस करते थे। इससे बीमारियों से मुक्त रहते थे और शरीर को जो है हष्ट पुष्ट वे बनाते थे। अब देखिए फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आता रहा। ये जो एक्टिविटी है इनमें कमी आई। आज के टाइम पर हम देखते हैं तो शिक्षा केवल क्या है, मानसिक विकास तक ही सिमट गई है। परिणाम स्वरूप बच्चे अल्पायु में ही, अब जब बच्चे थोड़ी सी आयु में, छोटे बच्चे ही रोगों की चपेट में आ जाते हैं, उनका शरीर जो है वो दुर्बल होता चला गया है। अब आज के टाइम पर हम लोग देखते हैं तो वैज्ञानिक साधन, मशीन, यंत्र, उपकरण, इन सब की खोज हो चुकी है। अब इन सब से क्या है, जो हमारे जो डेली रूटीन के काम हैं उनमें हमें कम से कम शारीरिक शक्ति लगानी पड़ती है। आप अपने घर में ही देख लीजिए, फैन है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, जो भी मतलब पहले हम लोग और भी या आने जाने के लिए देखिए बाइक है, पहले लोग साइकिल चलाते थे तो फिजिकली भी फिट रहते थे। आजकल तो पैदल ही नहीं चलते लोग, वह घर से थोड़ी सी दूर जाते हैं तब भी बाइक में, गाड़ी में जाते हैं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण जो है हम लोग आजकल बहुत ही कम फिजिकली एक्टिविटी हम लोग करते हैं। अब देखिए उदाहरण के लिए पहले महिलाएं घर पर जब आटा पीसती थी तो जो हाथ वाली चक्की होती थी उसका यूज़ करती थी, या मसाले वगैरह जब चटनी बनाती थी तो सिलबट्टे का यूज़ करती थी, जो पत्थर का एक बट्टा होता है उस पर चटनी बनाती थी। उससे क्या शरीर की जो मसल्स हैं वो एक्टिव रहती थी। इसी प्रकार पुरुष, बच्चे ये खेतों में काम करते थे या घर के और काम करते थे, काम व्यवसाय संबंधित काम करते थे, शारीरिक परिश्रम इसमें होता था। आज का जो समय है उसमें क्या सारे काम मशीनों से होते हैं। श्रम जो है, हमारी जो मेहनत है वो थोड़ी बहुत देर में ही हमारे सारे काम हो जाते हैं, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो अतः आज विद्यालय में इस प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत है जिससे कि हम लोग क्या है बच्चों को फिजिकली भी एक्टिव रख सके, उनके शरीर में उचित शक्ति का संचार कर सकें। इस प्रकार के मशीनी और वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा सारे काम संपन्न हो जाने के कारण आजकल क्या है जल्दी काम हो जाते हैं। समय जो है हमें हमारे पास खाली समय भी होता है, यदि हम लोग इस फ्री टाइम का सही तरीके से यूज़ करते हैं, उचित क्रियाओं की व्यवस्था न हो तो देखिए यदि हम लोग, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यदि हम लोग इस फ्री टाइम को सही क्रियाएं करने में नहीं लगाते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है वो व्यर्थ की चिंताओं से क्या है तनावग्रस्त हो जाता है। अतः शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, खाली समय में जो हम लोग व्यस्त रख सकते हैं, कुछ फिजिकली एक्टिविटी कर सकता है। इससे क्या है जो शरीर के अंग है, मांसपेशियां हैं, ये एक्टिव रहेंगी, शरीर को शक्तिशाली, हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ रखा जा सकता है। इसी प्रकार आज आने जाने के लिए इतने साधन विकसित हो चुके हैं कि व्यक्ति को तनिक भी पैदल नहीं चलना पड़ता। परिणाम स्वरूप क्या है, थोड़ा सा चलेगा, चलते ही सांस फूलने लग जाएंगे, हांफने लग जाएगा, कुछ लोगों के तो मुंह से झाग भी आने लग जाते हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए विद्यालयों में नियमित व्यायाम, ड्रिल, खेलकूद तथा यौगिक आसन आदि की व्यवस्था करने की ज़रूरत है।
जिससे बच्चों को खेलने कूदने, भागने दौड़ने और चलने फिरने के यथेष्ट अवसर मिले, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौके मिले। इसी प्रकार देखिए आज मनोरंजन के साधन रेडियो, टीवी, सिनेमा, वीडियो गेम, इन सारे साधनों का आविष्कार हो चुका है। इससे क्या है, बच्चे घर पर ही अपना मनोरंजन कर लेते हैं। खेल कूद में जो फिजिकली एक्टिविटी होती है वे बच्चे नहीं करते अपने घर पर ही। आज के टाइम पर तो मोबाइल में ही खेलते रहते हैं बच्चे। इससे भी बचपन में ही देखिए शारीरिक दोष, शारीरिक कमजोरी आ जाती है बच्चों के अंदर, उनके अंदर शारीरिक दोष हो जाते हैं, शारीरिक निर्बलता आ जाती है। अतः इस कमी को पूरा करने के लिए भी विद्यालय में शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करना जरूरी हो गया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता बताते हुए क्या कहा है, देश के युवकों का शारीरिक हित सरकार की मुख्य चिंता होनी चाहिए। जीवन के इस काल में शारीरिक स्वास्थ्य के सामान्य स्तरों को दूर करने के भयंकर परिणाम निकल सकते हैं। बच्चे के सभी अंगों, सभी तंत्रों के सुव्यवस्थित विकास के लिए शारीरिक शिक्षा देनी जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने बच्चों के शरीर के स्वास्थ्य व शारीरिक उपयुक्तता को पूर्ण व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से जरूरी माना है। उन्होंने देखिए क्या कहा है, स्वामी विवेकानंद ने तो ऐसा कहा है कि आज भारतवर्ष को, देखिए इन्होंने ये कहा है कि भारतवर्ष को आज भगवत गीता के उपदेशों की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि फुटबॉल के मैदानों की। मतलब बच्चों को आज आध्यात्मिकता से की ज्ञान से ज़्यादा शारीरिक शिक्षा जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसकी नीड पढ़ी है। यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट बताए, आपको जरूरी नहीं है सेम आपको जो जो थोड़ी बहुत बातें आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। शारीरिक विकास के बारे में आप बता सकते हैं भाई आज के टाइम में मशीनरी का टाइम है, ज़्यादातर जो काम है वो मशीनों से होते हैं, पुराने टाइम पर ऐसा नहीं होता था। एजुकेशन के बारे में बता देंगे भाई पहले फिर हम लोग घर पे पहले खेतों में काम करते थे या औरतें घर पर काम करती थी तो शारीरिक श्रम उस टाइम पर होता था, आज ऐसा नहीं होता है। तो आजकल क्या स्कूलों में बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं तो स्कूल की क्या एक ड्यूटी बनती है कि भाई उनका शारीरिक विकास भी किया जाए। अब देखिए यदि हम लोग शारीरिक शिक्षा देते हैं तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या फ़ायदा है। बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में शारीरिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य ठीक रहता है वे एक बलिष्ठ समाज और राष्ट्र की नींव डालने में सहायता करते हैं। अब एक ऐसा विद्यालय है जिसमें बच्चे फिजिकली फिट हैं या स्ट्रोंग हैं, तो देखिए आज के जो विद्यालय के बच्चे हैं वो कल को राष्ट्र के निर्माता बनेंगे। यदि वो फिजिकली फिट रहेंगे तो आगे चलकर देश के निर्माण में अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे। शारीरिक शिक्षा से न केवल बच्चों का शारीरिक विकास होता है बल्कि उनका मानसिक और नैतिक उत्थान या विकास भी होता है। इससे बच्चों की दैहिक वस्तु स्थिति, मानसिक स्थितियाँ, भावात्मक स्थायित्व, मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापन और सामाजिक कार्य क्षमता आदि सभी बातें प्रभावित रहती हैं। तो बच्चों का देखिए बॉडीली स्टेटस है, जो उनके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी है, साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट है, सोशल एफिशिएंसी है, ये सारी बातें जो हैं प्रभावित होती हैं। शारीरिक शिक्षा के महत्व या उपयोगिता को हम लोग निम्नलिखित प्रकार से वर्णन इसका कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए शारीरिक संपन्नता, फिजिकल वेल बीइंग बच्चा हो जाएगा यदि हम लोग उसको शारीरिक शिक्षा देते हैं। शारीरिक शिक्षा का नियमित अभ्यास करने से शरीर के अंग समान रूप से हष्ट पुष्ट रहते हैं। उनके शरीर के सभी अंग पूरे कौशल के साथ अपने काम को
संपन्न करने में समर्थ होते हैं और व्यक्ति के शरीर के विभिन्न रोग मतलब हमें क्या है विभिन्न रोगों से बचाते हैं। शारीरिक क्रियाओं के नियमित अभ्यास से शरीर के विभिन्न अंगों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, यदि बच्चा व्यायाम करेगा या फिजिकली कोई एक्टिविटी करेगा तो हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। सबसे पहला है रक्त परिभ्रमण तंत्र का प्रभाव, मतलब हमारा जो क्या बोलते हैं इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके ऊपर क्या असर पड़ता है। नियमित व्यायाम जो हमारे हृदय का स्पंदन है उसकी मतलब हार्ट जो हमारा पंप करता है उसकी स्पीड बढ़ती है और जिससे क्या है रक्त का जो सर्कुलेशन है ब्लड के अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन है हमारा वो तीव्र गति से होता है हार्ट के अंदर, और शरीर के जितने भी अंग हैं उनमें शुद्ध रक्त जो है तेज़ी से मिलने लगता है और शरीर बीमारियों से बच जाता है। इससे मतलब जो हमारा जो क्या नाम है हार्ट है वो अच्छे से काम करेगा तो पूरे शरीर को अच्छा ब्लड मिलेगा, जल्द स्पीड में मिलेगा, तो हम लोग क्या है एक्टिव रहेंगे। फिर हमारा जो श्वसन तंत्र है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। व्यायाम के द्वारा रक्त संचार में तेजी आने से शरीर के विभिन्न तंतुओं को पूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होने लग जाती है और व्यर्थ तत्व कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। फिर देखिए जो पाचन तंत्र है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। नियमित व्यायाम से पाचन क्रिया से संबंधित उचित जो सभी अंग हैं, देखिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, हमारा जो आमाशय है, ठीक है, ये सारे क्या है अच्छी तरह से काम करने लग जाते हैं। भोजन जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, हजम हो जाता है, भूख लगती है, जो अपच की समस्या है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा जो पेट से संबंधित थोड़ी बहुत कोई माइनर प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है। आगे है उत्सर्जन तंत्र का प्रभाव। तो हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। व्यायाम एवं यौगिक क्रियाओं के नियमित अभ्यास से आंतें साफ हो जाती हैं, कब्ज की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। व्यायाम करने से शरीर से निकलने वाला जो पसीना है उसके मतलब हमारा जो पसीना है उसके जरिए भी शरीर से जो वेस्टेज है वो बाहर निकल जाता है। फिर देखिए त्वचीय तंत्र, मतलब हमारा जो स्किन है इसके ऊपर क्या असर पड़ता है। व्यायाम करने से रक्त संचार की गति के तेज होने से त्वचा के हर तंतु को उचित मात्रा में पोषक तत्व मिल जाते हैं और व्यायाम करते समय पसीना दिखाने से शरीर के व्यर्थ पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। फिर है स्नायु तंत्र, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। स्नायु तंत्र अर्थात तंत्रिका तंत्र व्यक्तियों के कार्य पर नियंत्रित रखता है। आपको पता होगा हमारी जो ये क्या नाम हो रहा है रीढ़ की हड्डी जो होती है, यहाँ पर पीछे एक नर्वस सिस्टम होता है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन में सिग्नल भेजता है और वहाँ से सिग्नल लेता है। तो यदि हम लोग व्यायाम वगैरह करते हैं तो इससे जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो भी उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। व्यायाम से हमारे अंदर क्या है मानसिक स्फूर्ति आती है, हमारे अंदर जो तनाव है, जो स्ट्रेस है वो निकल जाता है और हमारी जो मानसिक कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है। फिर देखिए प्रजनन तंत्र पर प्रभाव। बचपन से नियमित रूप से शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से व्यक्ति के शरीर की शक्ति का संचार होता है। शरीर के सभी अंग सबल और हष्ट-पुष्ट होते हैं। इसका प्रभाव व्यक्ति के प्रजनन संस्थान पर भी पड़ता है। व्यायाम एवं यौगिक अभ्यास व्यक्ति को अपने पर देखिए इसके ज़रिए क्या है खुद के ऊपर कंट्रोल रखने की जो हमारी क्षमता है वो बढ़ जाती है। इससे व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए उचित समय पर ब्रह्मचर्य का पालन करता है
और समय आने पर गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त होता है। आगे देखिए अस्थि संस्थान का प्रभाव। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। व्यायाम, अन्य शारीरिक क्रियाएं तथा खेलकूद आदि का नियमित अभ्यास बच्चे की अस्थियों को सुडौल बनाए रखता है, उनकी अस्थियों को मजबूत बनाता है और यदि अस्थि संबंधी कोई विकृति हो तो उसे भी सुधारात्मक व्यायाम से दूर किया जा सकता है। आगे है शारीरिक स्थूलता पर नियंत्रण। जो लोग देखिए बहुत ज़्यादा खाते हैं और काम कम करते हैं उनका शरीर स्थूल हो जाता है, मोटे हो जाते हैं वे। मोटापा बढ़ जाने से फिर क्या है, जो हमारे काम करने की क्षमता है वो घट जाती है, जल्दी हम लोग बीमार हो जाते हैं। शारीरिक क्रियाएं और व्यायाम, यदि शारीरिक क्रियाएं होंगी, व्यायाम होगा तो स्थूलता, मोटापा, शरीर के अत्यधिक वजन को ये सारी चीज़ें क्या है कम करती हैं। व्यायाम करने से भोजन में जो हम लोग कैलोरी लेते हैं वो क्या है, वो बर्न हो जाती है हमारे शरीर के अंदर। कैलोरी बर्न होगी तो मोटापा नहीं होगा और व्यक्ति का शरीर इकरा, हष्ट पुष्ट, सबल, सुडौल और प्रभावशाली बनता है। फिर देखिए मानसिक जागरूकता, मेंटल अलर्टनेस। बच्चों का आकर्षक व्यक्तित्व और मानसिक जागरूकता ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। शरीर आकर्षक होने से व्यक्ति में आत्मविश्वास व मानसिक संतुष्टि विकसित होती है। इससे उसकी मानसिक जागरूकता में वृद्धि होती है और विभिन्न कार्यों में रुचि लेता है और बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेता है। आगे देखते हैं मानसिक विश्राम, मेंटल रिलैक्सेशन भी हमें इससे मिलती है। शारीरिक क्रियाएं व्यक्ति को मानसिक तनाव से मुक्त करती है। इसमें भाग लेने से बच्चे की मानसिक चिंताएं दूर होती हैं, मन में स्फूर्ति आती है जिससे मस्तिष्क को विश्राम मिलता है और उसमें किसी भी कार्य में ध्यान केंद्रित करने की जो योग्यता है वो बढ़ जाती है। इसके बाद आगे है स्वस्थ भावात्मक विकास, हेल्दी इमोशनल डेवलपमेंट। शारीरिक शिक्षा की विभिन्न क्रियाएं बालकों की विभिन्न मूल प्रवृत्तियां, संवेग, भावनाओं इनकी उचित अभिव्यक्ति में सहायता करती हैं। सामूहिक खेलों में यहाँ पर खेलो कर लेना, खोलो लिखा हुआ, इनमें भाग लेने से समूह में रहने की प्रवृत्ति, कुश्ती आदि में एक दूसरे से लड़ने एवं अपना बल प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति, फुटबॉल खेलने, भाला फेंकने, इनसे ठोकर मारने और वस्तु फेंकने की प्रवृत्ति, फिर आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा कई प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति का पूरा देखिए। मतलब ये खेलों के बारे में बता दिया भाई, फुटबॉल से क्या होगा, चीज़ को फेंकने की, ठोकर मारने की प्रवृत्ति का विकास होगा। और यदि फिर ग्रुप में बच्चे खेलेंगे तो ग्रुप में भाई एक लीडर भी होगा, ठीक है, तो उससे क्या है बच्चों के अंदर लीडरशिप की भावना डेवलप होगी। और वहाँ पर ग्रुप में जब बच्चे खेलते हैं तो आपस में भाईचारे की भावना का विकास होता है, बच्चे के अंदर सहयोग की भावना का भी विकास होता है। इन कार्यों में भाग लेने से बच्चों में देखिए जो हारने का डर है वो क्या है, वो ख़त्म हो जाता है। बच्चों के अंदर जीत की खुशी, उनको देखिए मतलब जो इमोशंस पे कंट्रोल है वो बच्चे सीख जाते हैं। संकटों को झेलने की क्षमता, ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर विकसित हो जाती हैं। इस तरह भावात्मक संतुलन स्थापित करने में ये क्रियाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। फिर देखिए चरित्र निर्माण में भी सहायक है, मतलब करैक्टर बनता है इससे। शारीरिक शिक्षा बच्चों के चरित्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ बच्चों को विभिन्न चारित्रिक गुणों का केवल ज्ञान ही नहीं कराया जाता, बल्कि खेल के मैदान तथा शारीरिक शिक्षा की कक्षा में इन गुणों का प्रयोगात्मक रूप से अभ्यास करने का भी बच्चे को मौका मिलता है। ये नहीं है कि भाई खाली बच्चे को ज्ञान करा दिया, उसको यूज़ भी करेगा बच्चा। H.C. बक का कथन है, सुंदर ढंग से सुनिर्दिष्ट शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य यही है कि वह स्वास्थ्य, सुख, योग्यता और चरित्र को विकसित करे।
इसके बाद आगे है सामाजिक समायोजन में सहायक, मतलब सोशल एडजस्टमेंट में भी सहायता बच्चे की करती है, मतलब समाज के साथ समायोजन या एडजस्टमेंट में भी मदद होती है। शारीरिक शिक्षा बच्चे के अंदर समाज के साथ सामंजस्य की योग्यता को विकसित करती है। एक अच्छे स्वास्थ्य का स्वामी बालक ही सामाजिक रूप से सुसमायोजित रहता है। शारीरिक कमजोरी व रोगों से घिरा हुआ बालक तो हीनता की भावना से ग्रस्त होकर अपने आप में ही परेशान रहता है। दूसरों के साथ अपना उचित सामंजस्य करने में असमर्थ रहता है। कौन? जो बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर होता है, बीमारियों से घिरा रहता है। शारीरिक शिक्षा बच्चों को यह सिखाती है दूसरों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है। वह समाज के साथ रहकर सामाजिक जीवन के आदर्शों और मूल्यों को अपनाने का प्रयास करता है। वह अपनी पूरी योग्यता व सामर्थ्य के अनुसार सामाजिक, नैतिक एवं व्यावसायिक कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने की योग्यता प्राप्त करता है और इस प्रकार उसमें सामाजिकता की भावना का विकास होता है। आगे देखिए, नागरिक भावना के विकास में सहायक, हेल्पफुल है डेवलपिंग सिविक सेंस। विभिन्न सामूहिक खेलों तथा व्यायाम में भाग लेने से बच्चों में एक योग्य नागरिक गुणों को विकसित करने में सहायता मिलती है। साहस, सहयोग, आज्ञाकारिता, आत्मसम्मान, वफादारी, न्याय, भ्रातृभाव आदि गुण इन क्रियाओं में भाग लेने से बच्चों में अपने आप ही विकसित हो जाते हैं। खेलों में कुछ रूल होते हैं जिनका पालन हर खिलाड़ी को करना होता है। यदि बच्चे इन नियमों, इन कानूनों का पालन, मतलब इससे क्या है, मतलब खेलों से बच्चों को क्या है, जो खेलों के नियम कानून होते हैं इनके पालन करने की शिक्षा बच्चों को मिलती है। कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का उचित रूप से निर्वाह करने की जो भावना है वो बच्चों में विकसित हो जाती है। आगे देखिए, लीडरशिप की भावना या लीडरशिप की शिक्षा भी इससे मिलती है। जब बच्चे ग्रुप में खेलते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई लीडर भी होता है। जैसे क्रिकेट खेलते रहते हैं, वहाँ पर कैप्टन होता है कोई, तो उसके बच्चे के अंदर क्या है, नेतृत्व की शिक्षा भी उसको मिलती है। विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में भाग लेते समय बच्चों को इन क्रियाओं का आयोजन करना पड़ता है। सामूहिक खेलों में अपने समूह का नेतृत्व करना पड़ता है। इससे बच्चों में एक नेता के लिए जो गुण आवश्यक होते हैं, जैसे स्फूर्ति, त्वरित, निश्चयात्मकता तथा निर्णयात्मकता, विचारशीलता, विजय, पराजय, इनमें आत्मनियंत्रण, विचारशीलता, संयम, अनुशासन, दल भावना आदि नेतृत्व संबंधी गुणों को विकसित करने में सहायता मिलती है। आगे है खिलाड़ीपन की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। विभिन्न शारीरिक क्रियाएं बच्चों में खिलाड़ीपन की भावना को विकसित करने में सहायता करती है। विजय पराजय में समभाव, साधन, संपन्नता, परिश्रम आदि खिलाड़ियों के लिए आवश्यक गुणों का विकास इन क्रियाओं में भाग लेने से होता है। आगे देखिए, अवकाश का सदुपयोग। बच्चों के पास पढ़ाई के अलावा काफ़ी सारा समय खाली बच जाता है। यदि उनको शारीरिक शिक्षा दी जाती है तो इस खाली समय का वो सही से प्रयोग करेंगे और इससे क्या है, उनको बेनिफिट मिलेगा। उनके अंदर जो फालतू की एनर्जी है वो यूज़ हो जाएगी। इससे बच्चे जो अनुशासनहीनता वाले काम करते हैं वो नहीं करेंगे। इस समय का सदुपयोग करने के लिए उनके पास कोई काम न हो तो वे इस समय को व्यर्थ के काम में गंवा देते हैं। परंतु यदि शारीरिक शिक्षा और उससे संबंधित विभिन्न कार्यों का विद्यालय में आयोजन होता है तो बच्चे इन क्रियाओं में भाग लेकर अपने समय का सदुपयोग करते हैं। आगे है आजीविका का साधन है। अब कोई बच्चा यदि किसी खेल में अच्छा है तो उसको आजीविका के रूप में अपना सकता है, वो अच्छा खिलाड़ी भी बन सकता है। विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में भाग लेते हुए कई बच्चे इतने कुशल हो जाते हैं कि वो अपनी रुचि की किसी भी विशेष शारीरिक क्रिया या खेल को ही अपनी आजीविका का साधन बना लेते हैं। आगे है मनोवैज्ञानिक उपयोगिता भी है, इसकी साइकोलॉजिकल वैल्यू भी है।
शारीरिक क्रियाएं, खेल और व्यायाम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखती हैं। इसमें भाग लेने से बच्चों के अंदर जो फालतू की एनर्जी होती है, सरप्लस एनर्जी वो निकल जाती है। इससे बालक का शरीर शांत होकर सृजनात्मक कार्यों में लग जाता है, अन्यथा उसकी जो फालतू की एनर्जी है वो अनुशासनहीनता के कार्यों में की ओर परिवर्तित हो जाती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने शारीरिक शिक्षा के बारे में डिटेल में पढ़ा है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।